नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल एनडीए में किस बात को लेकर के खलबली है। जी हां, बिहार में एनडीए के भीतर घटक दलों के बीच में खलबली तो मची हुई है और खलबली कई वजहों से। खलबली इस वजह से है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। खलबली इस वजह से है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी। खलबली इस वजह से है कि जीतन राम मांझी को लगता है कि चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे तो क्या हमें ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। खलबली इस वजह से है कि जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए क्योंकि चिराग ज्यादा ताकतवर हुए तो नीतीश कुमार उस तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे जैसे अभी तक चलाते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी चिराग को लेकर क्या सोच रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी कितना सीट चिराग पासवान को देना चाह रही है और जेडीयू उससे कम क्यों देना चाह रही है। बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को मिलाकर के कितना सीटें देना चाहती है। बीजेपी खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और जेडीयू को कितनी सीटें देना चाह रही है। और इसी सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पुथल है। उम्मीद यह की जा रही है कि प्रधानमंत्री अब बिहार आएंगे और बिहार आएंगे तो तमाम घटक दल के नेताओं के साथ हाथ उठाकर एक पैगाम देंगे, मैसेज देंगे कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर घटक दलों के बीच में समन्वय बेहतर स्थापित हो, इसका प्रयास वही कर सकते हैं और इसमें वही कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर एनडीए के घटक दलों की बात करें तो बीजेपी के कई नेता ऐसा मानते हैं कि एक बेहतर प्रयास हुआ था कि जिले में एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ मिलकर के बैठक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग भाषाओं में बोलना, अलग अलग भाषाओं में बात करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, चिराग को लेकर के अनिश्चितता रहना, उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना कि अगर एक दूसरे का टांग खींचेंगे तो सब डूबेंगे, इससे मैसेज बहुत खराब गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी कितनी सीटें बांटना चाह रही है, कितनी सीटें जेडीयू को देना चाह रही है, ये हम सारी बातें बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। चिराग पासवान नव संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि उन्होंने बिहार से, वो खुद बिहार से चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो भाई पिछली बार चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश से लड़े थे। वो तो बिहार ही से न सांसद हैं। एक मिनट रुकिए, बिहार से ही न सांसद हैं चिराग जी। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति करती है। उनके 5 सांसद पांचों बिहार से हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार से ही हैं। तो ये जब आप लोग कहते हैं कि चिराग जी बिहार आने वाले हैं, तो भाई कौन पहले भी तो बिहार ही में थे। अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे, कह देंगे कि भैया अब हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेंगे। वो मेरे मित्र हैं, हम अच्छी बात उनके लिए बोलते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको सीरियसली तब लिया जाएगा जब वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर यहां रहेंगे। आप हमको सीरियसली क्यों ले रहे लोग? हमने ये कहा कि भाई हम वो काम पुराना जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लोगों ने शुरू में क्या कहा, अरे भाई कितना दिन रहेंगे, तो पैसा मिलेगा चले जाएंगे। जब 3 साल से रात दिन एक करके यहीं पर हम पड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, तो सत्य की एक अपनी ताकत है। तो लोग जान गए ना भाई आदमी अब बिहार के लिए लगा हुआ है। ठीक है, खराब है, पसंद है ना पसंद है वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने बिहार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह समय बिताया है। तो चिराग जी को अगर बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करनी है तो दिल्ली का मोह छोड़ना पड़ेगा और बिहार में आके रहकर राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तब तो बाकी तो बिहार से है ही वो सांसद। चलिए, ये प्रशांत किशोर के विचार चिराग पासवान को लेकर के हैं, पर हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और एनडीए के घटक दल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके, उसको लेकर के लोग उम्मीदें लगाए बैठे।
लेकिन एनडीए के भीतर खलबली किस बात को लेकर है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जेडीयू चाहती है चिराग पासवान को 20 सीटें मिले, बीजेपी 25 देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान हर हाल में 30 से ज्यादा सीटें चाहते हैं और इसको लेकर के भयानक कंफ्यूजन का माहौल है। जेडीयू नहीं चाहती चिराग बहुत ताकतवर हो, बीजेपी नहीं चाहती चिराग गठबंधन से अलग हट करके कुछ सोचें। बीजेपी के बड़े नेता चिराग को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रदेश स्तर के नेता चिराग पासवान की गतिविधियों को देख करके सशंकित हैं। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चिराग को हैंडल करें तो कैसे करें, और यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं और हम आपको बताएंगे कि दरअसल बीजेपी कौन से घटक दल को कितनी सीटें देना चाहती है। विनय जी, चिराग पासवान क्या करेंगे, ये बड़ा विषय बना हुआ है बीजेपी के नेताओं के बीच में। आपको बताएं, केंद्र के नेताओं को लगता है कि बीजेपी के नेताओं को लगता है चिराग कहीं नहीं जाएंगे, प्रदेश स्तर के नेताओं को लगता है कि चिराग अनप्रिडिक्टेबल है, चिराग के दिमाग में कुछ चल रहा है, चिराग के मन माफिक कुछ चीजें नहीं होंगी तो चिराग इधर उधर भी पलटी मार सकते हैं। नहीं, देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है और खुलेआम उन्होंने इच्छा व्यक्त की। उनकी पहली प्राथमिकता बिहार है और बिहार फर्स्ट का उनका जो विजन है, और वो पिछली बार भी इसको चाहते थे कि नीतीश जी के साथ जो उनका डिमांड है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, और उस समय नहीं हो पाई। 2020 के चुनाव में बात नहीं बन पाई, आखिरकार उनको अकेले लड़ना पड़ा चुनाव, और उस चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि हम खेल बनाना भी जानते हैं और खेल बिगाड़ना भी जानते हैं, और कई लोगों का खेल बिगड़ा भी। बाद में उसको चिराग मॉडल भी नाम दिया गया, तो चिराग मॉडल, जबकि चिराग मॉडल बनाने वाले लोग जनता दल के ही लोग थे, जनता दल यूनाइटेड के ही लोग थे। चिराग पासवान को 15 सीट देना चाहते थे। चिराग पासवान ने का उस समय भी मानना था कि भाई हमारी ताकत 15 सीट लायक नहीं है, हमारी ताकत तो कम से कम 25 सीट लायक है उस समय, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। कुछ जनता दल के नेता लोग भी इस मामले में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि बिना चिराग की हमको सफलता काफी मिलेगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो स्पष्ट हो गया कि बिना चिराग के वो सफलता किसी तरह से, वो आप कबड्डी में आप अगर कबड्डी खेलेंगे तो देखते हैं कि धुआं छू लेता है, तो उसी तरह से जो मैजिक फिगर है उस धुआं को छूने में नीतीश कुमार कामयाब हुए, और नीतीश कुमार तो इतने आहत हुए कि वो मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी सीटें इतनी कम हो गई। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नहीं, हमने तो आपको नेता बना के चुनाव लड़ा है, तो आपको मुख्यमंत्री रहना है। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर से, मैंने 2000 से ही एक तरह से नीतीश कुमार को आगे करके राजनीति कर रही है, और नीतीश कुमार उसके स्वाभाविक पसंद रहे, और 2000 से ही अलायंस, बीच में थोड़े दिन के लिए अलायंस से गड़बड़ाया था, लेकिन फिर अलायंस से एकजुट हो गया। तो मुझे लगता है कि इस बार भी चिराग पासवान का क्लियर कट उनका विचार है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं। वो बिहार चाहते हैं कि एक बिहार ऐसा बने जहां से कोई पलायन नहीं। विनय जी, अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कि आप कभी बिहार नजर आते हैं, कभी रांची नजर आते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली में नेताओं से मिलते नजर आते हैं। मैं सोच नहीं पाता हूं कि आप कल का फोटो डाले हैं कि आज का फोटो डाले हैं, लेकिन जितना द्रुत गति से आप इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी आप में युवाओं जैसा जोश बरकरार है। आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं तो उसको देख करके कहा जा सकता है कि पत्रकारिता आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जिंदा है। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या आपने चिराग पासवान से बात की है? चिराग पासवान ने आपके सामने कुछ इस तरह की बात कही है कि कुछ भी हो जाए हम एनडीए में ही रहेंगे? नहीं, देखिए पंकज जी, हम लोग 38 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं
और हम लोग जब पत्रकार बने थे तो उस समय एक उद्देश्य था कि पत्रकार बने, कई नौकरी का ऑप्शन था। हम तो एमएससी एलएलबी करके पत्रकारिता में आए, और हमारा एमएससी का भी बैच 83-85 का एमएससी का बैच था। तो आप समझ सकते हैं कितने पुराने लोग हम लोग हैं। तो उस समय से पत्रकार बनना था, और इसलिए पत्रकारिता आज तक हैं और टिके हुए हैं, और एक दिन भी बेरोजगार पत्रकारिता में भी नहीं रहे। ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि अभी तक बेरोजगार पत्रकार नहीं रहे, अभी तक भी हम लोग नौकरी में हैं। तो मेरा मानना है कि चिराग पासवान को हम लोग तो शुरुआती दौर से जान रहे हैं। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान को हम वर्षों तक कवर किए। चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, जहाँ के हम वोटर मतदाता हैं। तो हमारे क्षेत्र से वो 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो चिराग पासवान को हम लोग शुरुआती दौर से देखते रहे। चिराग पासवान के मन में कहीं न कहीं ये भाव है कि भाई देखिए, मामला ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी रेस चल रहा है एनडीए में, और उसमें चिराग पासवान अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। इसलिए वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो बिहार से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। क्योंकि अब आप तो मालूम है, नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। एमएलसी बनते हैं 2004 में, वो अंतिम बार चुनाव लड़े थे लोहा का 2 सीट से, बाढ़ से और नालंदा से। बाढ़ को हार गए थे, विजय कृष्ण ने उनको हरा दिया। उसके बाद वो जनता से जुड़ा कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एमएलसी के माध्यम से नीतीश कुमार चुने जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में आप एमएलसी रहते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि हम जमीनी स्तर पर काम करें, और जब अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता भी सरचार्ज हो जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। और एक वर्ग जो है, एक समाज का एक वर्ग है, दलित वर्ग जिसको आप कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, तो अनुसूचित जाति जिसकी जनसंख्या बिहार में लगभग 20% है। तो इस आबादी में भी है कि हमारा भी मुख्यमंत्री चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के भोला पासवान शास्त्री और रामसुंदर दास जैसे लोग हो चुके हैं। तो अब फिर से उस वर्ग में बहुत लंबे अरसे के बाद रामसुंदर दास आप जो बात कह रहे हैं विनय जी, मैं आपकी बात से बहुत हद तक बहुत सारे मुद्दे पर सहमत हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, बिहार प्रदेश के कई सारे बीजेपी नेता उससे पूरे तरीके से सहमत नहीं है। वो अपने ही केंद्रीय स्तर के नेताओं से सहमत नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज मैं जब ऑफिस के लिए आ रहा था तो एक बिहार के नेताजी ने मुझे फ़ोन किया, और मुझे उन्होंने पूछा कि अरे चिराग पासवान क्या करेंगे। तो हमने पूछा उनसे, आप बताइए, हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए हमको तो लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके मन माफिक चीज़ें नहीं होंगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां सशंकित हैं। मैंने पूछा क्या मन माफिक नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक और सोर्स से इंफॉर्मेशन था, संजय जी, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। वो ये था कि जेडीयू पक्ष में है 20 सीट दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। बीजेपी चाहती है 25 सीट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और चिराग चाहते हैं हर हालत में 30 से ज्यादा लेंगे, इनफैक्ट वो 35 चाहते हैं। अब 20 और 30 से ज्यादा में बहुत बड़ा फर्क है। सवाल यह है कि चिराग को अगर इतनी तवज्जो मिलती है तो मांझी जी का कष्ट और बढ़ जाता है, और उनका कष्ट इस कदर से बढ़ जाता है कि सब लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ी मुश्किल हो जाती। तो दरअसल बीजेपी चाहती है कि 25 इनको दें, 15 में मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दें, 40 सीट, बचा 203 सीट। 203 सीट में 103 पे जेडीयू लड़ जाए और 100 पे हम लड़ जाएं, या 102 पे वो लड़ जाएं, 101 पे हम लड़ जाएं। पर सवाल ये उठता है कि 15 में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मान जाएंगे क्या? डॉक्टर संजय, मेरी जानकारी में 15 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ही चाह रहे हैं, और जीतन राम मांझी भी 10 से कम पे तैयार नहीं होंगे। तो 25 यहीं हो जा रहा है, और 30 से कम पे वो तैयार नहीं है, 55 यहां हो जा रहा है। और जेडीयू किसी भी हालत में, वो चाहती तो 115 है, लेकिन मान लेते हैं 105 पे तैयार हो जाए, तो पूरा मैथमेटिक्स बिगड़ जा रहा है।
कैसे मनाया जाएगा सबको? ये मान जाएंगे क्योंकि इनको अपनी हकीकत पता है। लोकसभा में इनका स्ट्राइक रेट जो रहा था, जब रामविलास पासवान जी जीवित थे 2000 में शरद यादव से ही अलग हुए थे और इन्होंने लोजपा पार्टी बनाई थी। पहली बार 2005 का फरवरी में सबसे अधिक इनकी सीटें आई थी 29। उसके बाद नवंबर में जो चुनाव हुआ, 2010 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, कितनी सीटें लाते रहे हैं ये पता है। तो इनको पता है, मांग करने के लिए 35 सीट मांगे, 45 सीट मांगे, 50 सीट मांगे, वो अलग बात है। चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। पिछली बार भी 135 पर लड़े थे 2020 में, 1 सीट जीत पाए थे और वो भी सीट जो है जो जीते वो भी चले गए जेडीयू में, उनको भी ये नहीं रोक पाए। तो इनके मांग करने से जेडीयू और बीजेपी कोई ऐसा निर्णय ले लेगी मुझे नहीं लगता है। एक दूसरी चीज, मुकेश सहनी के लिए भी रास्ता खोल के रखा गया और मुकेश सहनी जी की भी भाषा बदली हुई हो गई है कि मुकेश सहनी कभी भी गठबंधन छोड़ के इधर आ सकते हैं। तो वहां तो 3 को एडजस्ट करना होगा ना। मुकेश सहनी जी होंगे, ये जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे और चिराग पासवान होंगे। तो ये बात खूब समझ रहे हैं चिराग। और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार तक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या, और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में ये वातावरण, कल ही तो जीतन राम मांझी कह रहे थे, अब क्या क्या कह रहे थे वो तो पटना के सारे न्यूज़पेपर में वो खबरें छपी हुई थी कि कैसे वो भाड़े की भीड़ और कैसे एक माहौल बनाते हैं और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी ये ताकत है। बिल्कुल ताकत है, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है कि 100 सीट से कम पर बीजेपी लड़ेगी, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई 2020 में। जेडीयू ठीक है, उनकी सीटें 43 हो गई, लेकिन जो ईबीसी और महिला वोटरों पर और लवकुश समीकरण आज भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है, उस सच्चाई को भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। 19% दलित वोट केवल वो चिराग पासवान जी के साथ नहीं खड़ा। ठीक है, मान लिया जाए कि पासवान वोट का ये ट्रांसफर करा लेंगे, 5% वोट है, बाकी 14% वोट अलग अलग खेमों में बटा हुआ है। रविदास समाज कहाँ किसके साथ खड़ा है सबको पता है, मुसहर समाज किसके साथ खड़ा है सबको पता है, चौधरी समाज किसके साथ खड़ा है सबको पता है, जो रजक समाज है वो किसके साथ खड़ा है, और बाकी छोटी छोटी जातियां जिनका कि 1% से कम का ये है स्टेक है, वो भी अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, समझते हैं। तो चिराग पासवान 35 की बात करे, 40 की बात करे, बात करने से चिराग पासवान को कौन रोक देगा। जेडीयू ने तो किनारे कर लिया है अपने आप को, कह ही दिया ललन सिंह ने कि भाई आप तो बीजेपी के खेमे में हैं, बीजेपी आपको कितना सीटें देगी, कैसे करेगी, ये बीजेपी से आप बात कर लीजिए। उन्होंने तो खुल करके कह दिया। मांझी जी नाराज हों खुश हों, लेकिन मांझी जी रहेंगे एनडीए के साथ, क्योंकि उनको पिता अपने खुद वो केंद्र में मंत्री हैं, बेटा राज्य में मंत्री हैं, समधन हैं, ये एक दामाद हैं, उनको भी अभी आयोग में एडजस्ट किया गया। तो ये सारे परिवार के लोगों को एनडीए ने कोई ना कोई जगह दे रखी है। मांझी जी क्यों बगावत करेंगे। हाँ, वो कह जरूर रहे हैं कि भाई देखिए हमारी ताकत को कम करके नहीं आती है, हमारी भीड़ स्वतः स्फूर्त भीड़ होती है, भाड़े की भीड़ नहीं होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में जो कहा कि अगर शाहाबाद और मगध को होना नहीं चाहते हैं तो इस बार संतुलित तरीके से हम लोगों को इस पर विचार करनी होगी, किसी को अधिक किसी को कम कर करके फिर शाहाबाद और मगध अगर आप खोएंगे, लूज करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी केवल मेरी नहीं होगी। वो इशारा कुशवाहा वोट के तरफ, कुशवाहा समाज के तरफ कर रहे थे। तो चिराग पासवान अकेले लड़ लें, एनडीए से अलग लड़ लें, एनडीए के साथ लड़े, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो इनका स्टेक बनता है उसी स्टेक में सबको एडजस्टमेंट किया जाएगा। बीजेपी 80 पर तो नहीं चुनाव लड़ेगी और जेडीयू भी मैं नहीं समझता हूं कि 100 सीट से कम पर चुनाव लड़ेगी। तो जब 100 सीट पर यही दोनों लड़ेंगे, 103, 102, 105 का जो फॉर्मूला न्यूज़पेपर में आ रहा है उसको छोड़ भी दें, 100 सीट पर भी लड़ेंगे तो बाकी का तो बंटवारा 43 सीट का ही होगा ना।
और उस 43 सीट में सारी सीटें चिराग पासवान के साथ चली जाएंगी और जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है वो चुपचाप मुख दर्शक की तरफ देखते रहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता आपको है। नहीं लगता? चलिए डॉक्टर संजय, आपने बड़ा डिटेल में बता दिया, पर एक बात और कही जा रही है पीयूष पंत जी कि चिराग पासवान को हैसियत में रखने के लिए, उन्हें काउंटर बैलेंस करने के लिए मुकेश साहनी को साधा जा रहा है। यह भी बात अंदर खाने से चल रही है। कल मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। दरअसल चिराग पासवान के पास 5 से 6% वोट की बात कही जाती है। अब मुकेश साहनी आ जाते हैं तो अमूमन बड़े नेता मानते हैं कि उनके पास 3% वोट है। वो अपने बारे में कहते हैं, अरे मेरी राजनीतिक हैसियत तो चिराग से ज्यादा है। मतलब उनके पास अगर 5-6% है तो मेरे पास गिरी सी गिरी स्थिति में 8% वोट है। ऐसे वो अपने आप को 22% तो 36% तरह तरह की बात करते हैं। अब अपने आप को अति पिछड़े का नेता बताने में लग गए। पीयूष पंत जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अब अगर मुकेश साहनी भी आ जाते हैं इसमें तो वो भी कहेंगे मेरी राजनीतिक हैसियत काफी अच्छी है। जैसे लोकसभा चुनाव में कह रहे थे चिराग को 5 दोगे, हमको 1 देंगे, आप तो हम आपके साथ कैसे जाएंगे। अब चिराग पासवान की आधी सीट भी उनको नहीं मिलेगी तो क्या एनडीए में रहेंगे वो? हो सकता है एनडीए में बीजेपी कहे आपको राज्यसभा भेज देंगे, मिनिस्टर बना देंगे। अगर ये सब भी ऑफर होगा तभी शायद मुकेश साहनी भी माने। वैसे मुकेश साहनी के लिए भी एनडीए में बेहतर डील मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। कहा तो यह जा रहा है कि 5-6 सीट से ज्यादा उनको भी नहीं मिलने वाला है। क्या कहते हैं आप? देखिए पंकज जी, ये तमाम बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है और जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, ये हर जो भी घटक हैं एनडीए के, वो अपने अपने जाति समूहों के आधार पे जो उनकी ताकत है उसके हिसाब से बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, करते रहें और करने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान का भी देखिए वही है। चिराग पासवान भी जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेना चाहते हैं क्योंकि वो 2030 का जो चुनाव है उस पर उनकी नज़र है और अभी वो उसके लिए अपने लिए एक ज़मीन जो वहाँ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अपना आधार विस्तार करना चाहते हैं। इसीलिए वो पासवान वोट बैंक से बाहर निकल के जो है महिलाओं, युवाओं और दूसरी जातियों के साथ भी जो है वो अपना जो है आधार बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी के लिए जो ये कवायद चल रही है, क्योंकि देखिए एनडीए छोड़ के कोई नहीं जाने वाला है और खासकर जो है कि चिराग पासवान वो मोहरा ही हैं और मोहरा बने रहेंगे। वो एनडीए के लिए काम करते हैं, बीजेपी के काम करते हैं। 2020 में भी उन्होंने बीजेपी के ही का खेल खेला था वो, और उससे उनको भी फायदा है कि उनका आधार बढ़ता है, उनका जनाधार थोड़ा बहुत बढ़ता है क्योंकि एनडीए का सपोर्ट मिलता है, अपर कास्ट वोट जो है वो साथ में आ जाते हैं। और वो एक वहाँ की बिहार की राजनीति जो है करने के लिए अपने को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इस बार भी जो है कि चिराग पासवान, चाहे हर कोई पार्टी चाहेगा कि उसको ज़्यादा ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन जैसे संजय जी ने कहा और ये फैक्ट भी है कि 200 सीटें तो पक्का मान के चलिए कि दोनों जेडीयू और बीजेपी अपने पास रखेंगे, तो बाकी जो बची है 43 उस पर ही बंटवारा होना है। उसमें ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर है वो चिराग पासवान है, जिसको कि ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अब कितनी सीटें मिलेंगी, जितनी वो मांग रहे हैं उतनी तो कतई नहीं मिलने जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी क्योंकि वो जो है कि भाजपा के ज़्यादा मुफीद है और भाजपा को जो है कि उनका वोट बैंक जो है मिलने से जो है कि काफ़ी फायदा होगा। और वो जो है कि एक हनुमान, वो अपने को मोदी जी का कह चुके हैं और वो कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वो ये आप मान के चलिए कि भाजपा का ही जो जेडीयू को कमज़ोर करने का जो प्लान है उसके ही लिए एक कड़ी का काम वो करेंगे। जहाँ तक सहनी की स्थिति है तो निश्चित रूप से सहनी भी इस ताक में है कि वो एनडीए में आए, कुछ फ़ायदा मिले उनको। वो बात उनकी वो बन नहीं रही है। महागठबंधन में जो वो चाहते हैं वो भी बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, हालांकि उनकी ताकत तो है जो वो क्लेम कर रहे हैं 7 से 8% वोट का, लेकिन उनकी स्थिति भी पिछली बार भी एनडीए के हिस्सा थे, वो तो बड़ा बुरा हाल रहा था उनका।
और बाद में उनको पलट के इधर आना पड़ा था। तो और एनडीए में भी जो है कि देखिए बहुत ट्रस्टवर्दी मुकेश सहनी नहीं है एनडीए के लिए। तो एनडीए से बहुत बड़ा उनको कोई ज्यादा डील मिल जाएगी ऐसा नहीं, सीटें मिल जाएंगी। हाँ, जो आपने कहा कि कुछ जो है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी को मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चिराग पासवान को मिला है, उस तरह का कोई डील जो है कि सहनी के साथ हो सकती है तो वो चले जाए वहां पे। लेकिन सीटें उनको मुझे नहीं लगता कि 6 से 7 से सीटें ज्यादा जो है वो चलिए, उनको आपको ये लगता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं विनय जी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे कि अरे आप लोग ऐसे ही बात का बतंगर बना देते हैं, मीडिया के लिए बोल रहे थे। पर सवाल ये उठता है कि उनका ये कहना कि अगर एक दूसरे का पैर खींचिएगा तो सब लोग डूबेंगे, उनका ये कहना कि काराकाट में मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, ये सब क्या इंडिकेट नहीं करता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत खुश नहीं है? मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा क्या 4-5 सीट पर मान जाएंगे? आपको ऐसा लगता है 6 सीट पे मान जाएंगे, 7 सीट पे मान जाएंगे? क्योंकि उनकी पार्टी में भी उनके बेहद खास से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कम से कम 15 सीट हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी एक पार्टी है प्रदेश स्तर की, हमारे कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर हम उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हमारी पार्टी कैसे चल पाएगी? ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी 15 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे पाएगी क्या? मुझे तो 10 भी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की कोई राजनीतिक ताकत, ना कोई उनका एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एमपी है, खुद वो राज्यसभा भेजे गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एनडीए के भीतर का खलबली भी बड़ा आसान नहीं है सॉल्व करना? सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं और उनको उस हिसाब से पूरा करना मुझे तो बहुत डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा है विनय जी। नहीं, देखिए, चुनाव के समय और जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह की चीजें होती है। हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं और बिहार में या देश में कहिए गठबंधन की राजनीति बहुत लंबे समय से चल भी रही है, कोई नई राजनीति है नहीं। ये अगर आप देखेंगे तो 89 के बाद से बिहार में या झारखंड या देश में गठबंधन की राजनीति का बोलबाला रहा है। ऐसे में चुनाव के वक्त अक्सर ये चीजें होती है और हर पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में कार्यकर्ता रीढ़ हैं, पार्टी के रीढ़ माने जाते हैं कार्यकर्ता, तो उनको भी खुश रखना है, उनको भी सेटिस्फाइड करना है और उनकी उम्मीदों को जगाए रखना है। और ये काम चुनाव के अंतिम समय तक होता है, जब अंतिम निर्णय नहीं हो जाए किसको कितनी सीटें मिलती है। इसीलिए अभी इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन अगर आप देखिए लोकसभा चुनाव को अगर पैमाना आप मानिए तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा की ताकत तो 1 सीट की थी, जीतन राम मांझी की ताकत 1 सीट की थी और चिराग पासवान की ताकत 5 सीट की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में ये पैमाना रहा तो लगभग यही आधार विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ता है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो ये है, अगर उनको 6 से 8 सीट भी मिलती है और एक राज्यसभा की सीट मिल जाती है उनको, तो वो 14 हो जाएगा। क्योंकि एक सांसद का मतलब जैसे लोकसभा में 5 से 6 कंस्टिट्यूंसी विधानसभा का होता है, कहीं कहीं 5, कहीं कहीं 6, कहीं कहीं तो ज्यादा भी होता है कंस्टिट्यूंसी। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो उनके लिए ये मामला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का टर्म भी तो अगले साल खत्म हो रहा है राज्यसभा का। ऐसे में उनको फिर से राज्यसभा जाना है तो उनके लिए बार्गेनिंग की स्थिति होगी सीट प्लस एक राज्यसभा की सीट, या सीट प्लस अगर बिहार की राजनीति में रहना चाहेंगे तो सीट प्लस एक विधान परिषद की सीट। ये उनके साथ एक मामला जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा, ठीक है, सबकी महत्वाकांक्षा है। हालांकि कल एक जदयू के एक बड़े नेता से हमारी मुलाकात हुई और वो कह रहे थे कि संभव ज्यादातर ये हो सकता है कि बीजेपी और जदयू आधी आधी सीटें बांट ले और अपनी आधी सीटों में से
उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को जदयू एकोमोडेट करे और बाकी आधी सीटों में से चिराग पासवान को बीजेपी अपने में एकोमोडेट करे। ये भी एक फॉर्मूला बने चल रहा है, अंदर अंदर बातचीत ऐसी चल रही है। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेता बड़े जानकार हैं और जदयू के दिग्गज नेताओं के बड़े करीबी माने जाते हैं। संजोग से कल वो आए थे और हमसे मिलने, वो बता रहे थे इन चीजों को, हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे थे। तो अभी खेल चलेगा, सीटों को लेकर खेल चलेगा। और चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान या उनके कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना है कि भाई अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर चुनाव होगा और अगर बहुमत आएगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार जब अगर रिटायर करते हैं या अस्वस्थता के बस छोड़ते हैं, तब चिराग की दावेदारी सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आज एनडीए में अगर कोई चेहरा है जो वोट खींच सकता है, जो युवाओं को आकर्षित कर सकता है, तो वो चेहरा चिराग पासवान है। बीजेपी के बड़े नेता लोग क्या कहते हैं नहीं कहते, हम लोग बीजेपी के तमाम नेताओं को जानते हैं, लेकिन आप एक नेता का नाम बता सकते हैं जो वोट ट्रांसफर करा सकता है दूसरे कंस्टिट्यूंसी में? लेकिन चिराग पासवान में ये ताकत है कि अपना वोट ये ट्रांसफर करा सकता है दूसरे के लिए। तेजस्वी यादव में भी ये ताकत है, नीतीश कुमार में भी ये ताकत है, लेकिन बीजेपी में अभी कोई वैसा नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जोगी नहीं, चलिए ये बात तो आप कह रहे हैं, ये कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर एक चर्चा महागठबंधन में भी बहुत जोरों से है। आज मैंने महागठबंधन में एक नेता से पूछा कि ओवैसी को कब शामिल कर रहे हैं आप, अब तो वो नेशनलिस्ट हो गए हैं, बीजेपी भी अब उनको गाली नहीं दे सकती है इस तरीके से। तो उनका कहना था ओवैसी को तो हम लोग ले नहीं रहे। वजह यह है कि ओवैसी आ गए तो भाई वो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनने लगेंगे, और क्यों हम अपना एक प्रतिद्वंदी मार्केट में खड़ा करें, क्यों हम उनको राजनीतिक स्पेस दें। और इसके साथ ही वो कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल के बाद हमें कोई शंका नहीं है कि मुसलमान के वोट में बिखराव होने जा रहा है। डॉक्टर संजय, इसलिए असुद्दीन ओवैसी को जगह नहीं मिलने जा रही है महागठबंधन में, ये बड़ा साफ हो गया। तो सवाल ये, असुद्दीन ओवैसी को जगह नहीं देंगे, वीआईपी भी भागने में लगी हुई है, तो महागठबंधन का जातीय समीकरण तो बिल्कुल गड़बड़ा रहा है। तो महागठबंधन किस दम पे चुनाव लड़ेगी? क्या महागठबंधन के भीतर इस बात का कोई एहसास है क्या? क्योंकि महागठबंधन के लोग भी बोलते हैं कि चिराग इधर उधर कर सकते हैं विधानसभा में, कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ऐसा आपको लग रहा है कि वाकई कुछ चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो फिर भी तो आपको पता होगा कि बॉटम लाइन क्या है। क्या 25 पे मान जाएंगे जो बीजेपी ऑफर करना चाह रही है? नहीं मानेंगे ही, नहीं मानने का कोई इस बार विकल्प नहीं लगता है, क्योंकि इस बार चिराग पर नजर बीजेपी भी रखे हुए और जेडीयू तो रखे ही हुए, इसलिए चिराग मानेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। जहां तक महागठबंधन की बात आप कह रहे थे, महागठबंधन की आज तो बैठक चल रही है और आज ही मैंने देखा कि सीपीआई-एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य ने 50 सीट की बात कर दी कि हम 50 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से लोगों ने सीटों की मांग रख दी है, तो घटते घटते तो 68 पर आ जाएगी आरजेडी, 68 पर आरजेडी को लड़नी पड़ेगी, जबकि पिछली बार ये 144 पर लड़े थे। तो वहां भी बहुत कुछ सामान्य स्थिति नहीं है। कांग्रेस 50 से कम पर मानेगी नहीं। सीपीआई और सीपीएम, मैंने लेफ्ट की ही पार्टी का वर्जन देखा कि उन्होंने कहा कि भाई अभी गठबंधन में तो तय नहीं हुआ है, इस तरह की बात करना गठबंधन धर्म का निर्वहन तो नहीं ही कहा जाएगा। वो दीपंकर भट्टाचार्य के बयान को लेकर के कर रहे थे। तो लेफ्ट की पार्टियां एक बड़ा क्लेम कर रही है, कांग्रेस किनारे किनारे चल रही है कि भाई अगर हमें सम्मानजनक सीटें और मजबूत सीट नहीं दीजिएगा तो ठीक है, हम तय कर लेंगे कि आपके साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, प्री अलायंस में रहेंगे कि पोस्ट पोल अलायंस में हम जाएंगे। उसके साथ पशुपति कुमार पारस हैं, मुकेश सहनी अभी तक तो वही हैं जो 60 सीट की बात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। वैसे में ओवैसी के लिए कोई स्पेस तो वहां है नहीं, एक तरफा प्यार है कि ओवैसी ने और ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑफर दिया
कि अगर गठबंधन चाहती है कि हम भी उनके साथ मिलकर लड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ मुझे सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। वो सम्मानजनक सीटें ही नहीं लेंगे बल्कि मुसलमानों का बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि अगर आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना है तो फिर जब यादवों को इतना रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो फिर मुसलमानों को इतना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं, माई समीकरण में। और इस तरह के किसी भी विवाद से आरजेडी अपने को किनारे कर लेना चाहता है। चिराग पासवान एनडीए में है, एनडीए में जो भी सीटें दी जाएगी उस पर वो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो बहुत नुकसान किसी का करेंगे। इस बात को लेकर के हर पार्टी के कान इस बार खड़े हैं। जेडीयू को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि यह किस लेवल तक किसको कहां नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। यही बात तो जीतनराम मांझी कह रहे थे, बिल्कुल वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन वो वोट ट्रांसफर कराने में वो जिताने की स्थिति में और हराने की स्थिति में दोनों में फर्क होता है। अगर वो वोट ट्रांसफर करा के किसी को हरा देते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है। तो चिराग पासवान पर नजर है सब लोगों की। नहीं, नजर है, चलिए बात मान भी लेता हूं, पर जेडीयू चाहती है 20 से ज्यादा नहीं दिया जाए, राजनीतिक ताकत उनकी बढ़ाई नहीं जाए। नीतीश कुमार बड़े आराम से सरकार चला नहीं पाएंगे अगर वो ज्यादा ताकतवर हो गए। और एक दूसरी बड़ी बात यह है पीयूष पंत जी, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां की जेडीयू रनर थी और चिराग पासवान की पार्टी की भी स्थिति बड़ी अच्छी थी 2020 में इन सीटों पर, और यहां पर सीधा भिड़ंत हो रहा है जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी में। और वो सीटों का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, 9 सीटें हैं जिसको लेकर के बहुत चर्चा है। रुपौली में शंकर सिंह एक डॉन से नेता बने। 2020 में जेडीयू की राज्य मंत्री बीमा भारती ने लोजपा के उम्मीदवार शंकर सिंह को 19,000 कुछ वोट से हराया था। आजकल शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अब रुपौली पे इनकी नजर है। रघुनाथपुर की बात करें जो सिवान में है, यहां भी मनोज कुमार सिंह लोजपा उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और ये जदयू के कोटे में सीट गया था बीजेपी के साथ बंटवारे में। आरजेडी के हरिशंकर यादव ने सिंह को 17,965 वोट से हराया था। तो सवाल ये है कि यहाँ पर एलजेपी चाहती है हमको सीट मिले। अब आ जाइए ओबरा औरंगाबाद जिले में है, यहाँ भी लोजपा नेता प्रकाश चंद्रा दूसरे नंबर पर रहे थे। अब इसको लेकर के भी टकराहट हो सकती है। कस्बा आ जाइए, कस्बा में भी प्रदीप कुमार दास जो कि भाजपा के ही बागी रहे, अब ये कस्बा से लोजपा के उम्मीदवार थे और 2015 के बिहार चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के आफाक आलम से हार गए थे। उन्होंने पार्टी बदल ली, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में भी नतीजा वही रहा। आलम ने दास को 17,278 वोटों से हराया। बड़ा सवाल ये है कि एलजेपीआर कस्बा भी चाहती है, कदवा भी चाहती है कटिहार जिले में, जगदीशपुर भी चाहती है, हरनौत भी चाहती है, दिनारा भी चाहती है, ब्रह्मपुर भी चाहती है। ये 9 की 9 ऐसी सीटें हैं जिसको जदयू भी छोड़ना नहीं चाहती है, नीतीश भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ तो कन्फ्रंटेशन है ना, इस पे कैसे समझौता होगा। विनय जी तो कह रहे थे आधी आधी बांट लेंगे और आप अपने कोटे से एलजेपीआर को चिराग को दे दीजिएगा और नीतीश बाबू अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे देंगे, लेकिन सीट दे देंगे। पर ये सीट चिराग चाहते हैं तो चिराग से कैसे डील किया जाएगा, क्या फार्मूला होगा, क्या आधार होगा? आपको नहीं लगता कि इन सीटों को लेकर के भी कन्फ्रंटेशन होगा? भाई सीट चाहिए, इतने नंबर ऑफ सीट, पर मन माफिक सीट भी तो चाहिए जहां जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। पीयूष पंत जी। हाँ, निश्चित रूप से पंकज जी, देखिए ये एक इसमें कन्फ्रंटेशन तो होना ही होना है। और मुझे लगता है कि जेडीयू कभी नहीं चाहेगी कि इन सीटों पे जो है कि वो पासवान की पार्टी को जो है वो सीटें दी जाए, क्योंकि वो चुनौती को वो देख चुकी है। और लेकिन क्या पासवान अगर जिद पे अड़ गए तो फिर क्या स्थिति बनेगी?
तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोशिश ये करेगी कि इसमें से जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि, हालांकि देखिए बीजेपी जो है कि वो दो तरह का गेम खेल रही है। वो नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो जानती है कि नीतीश कुमार के नाम पे ही अगर चुनाव हम लड़ते हैं तभी उनको जो है कि सत्ता में आने की चांसेस हो सकती है। लेकिन वो चाहती है कि जेडीयू कमजोर भी हो। तो मुझे लगता है इसी उपापोह की स्थिति में या इसी एक जो स्ट्रेटजी उनकी है उसके चलते जो है कि इसमें से कुछ सीटें वो जो है कि निश्चित रूप से जेडीयू से बात करके, नीतीश कुमार से बात करके वो पासवान को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश पहली मुझे लगती है कि यही होगी कि क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे, और हो सकता है नीतीश कुमार इस बात को लेकर कहीं जो है कि नाराज भी हो जाए उस चीज को लेके। तो ये बड़ा ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि आपने भी कहा कि क्या होगा, तो मुझे लगता है चुनौती है जिसको तय करना होगा भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के दिमाग में एक बात तो निश्चित रूप से है कि इस बार ये, क्योंकि इसीलिए वो अपने उन्होंने कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं, वो फिर से जो है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को उन्होंने फिर से जो वक्फ बोर्ड के उससे छिटकने की कोशिश हो रही थी, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है उनको कमजोर करना चाह रही है। तो मुझे लगता है इसलिए जो है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और नीतीश कुमार जो है नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से कि ये सीटें जो है वो चिराग पासवान के पाले में जाएं। लेकिन भाजपा जो है कि वो चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षाओं को, क्योंकि जहां पे उनको सब ज्यादा अच्छा स्ट्राइकिंग रेट आया, कह लीजिए अच्छी उन्होंने बढ़त हासिल करी या एक अच्छी चुनौती दी, निश्चित रूप से पासवान चाहेंगे कि वो सीटें उनके पाले में आए, ताकि वो है एक कम से कम वो एक उनको ये उम्मीद रहे। आप ये बात कह रहे हैं, पर मेरे पास एक और जानकारी है विनय जी। सीट के बंटवारे का एक और फॉर्मूला है, वो ये है कि विनिंग सीट सर्वे कराया और पता चला कि ये एनडीए के लिए बेहतर सीट है, सर्वे कराया पता चला एनडीए के लिए ये लूजिंग सीट है। तो विनिंग लूजिंग तो कैसे बांटा जाए? तो भाई विनिंग में आधा उनको दे दीजिए, मतलब बीजेपी को दे दीजिए, लूजिंग में भी आधा उनको दे दीजिए, आधा अपने पास रख लीजिए, और इस तरीके से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे शहर हैं जहां बीजेपी मजबूत है, तो जेडीयू सब शहर बीजेपी को थोड़ी दे देगी। यह बात भी बहुत सही बात है। तो यह भी एक पैमाना है सीट को बांटने का। आपको लगता है कि जेडीयू अपनी मजबूत सीटें कभी भी चिराग पासवान के साथ बंटवारा करना चाहेगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आप गठबंधन की राजनीति करते हैं तो कहीं न कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हर दल का अपना मैनिफेस्टो है, हर दल का अपना नीति सिद्धांत है। तो क्यों अलग दल होता है? इसलिए होता है कि भाई हम अपने दल को मजबूत करेंगे, अपने नेता को मजबूत करेंगे। लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति में आते हैं तो आपके साथ कंपल्सन है, और तब आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, और तब आपको ये समग्रता में देखना पड़ेगा कि हमारा पहला गोल है 243 सीट, और 243 सीट में जीत का जो आंकड़ा है 127 कम से कम सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा, तो ये गोल तमाम नेताओं को, जो गठबंधन दल के बड़े नेता है, उनके सामने रहता है गठबंधन की राजनीति में। ये पहला सरकार बनाना हमारी चुनौती है कि हम सरकार में फिर से आए, और चूंकि लंबे समय तक बीजेपी जदयू का ये गठबंधन सरकार में है, तो कहीं न कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी ताकतें होती हैं, तो वो उसको भी आपको समाप्त करना है। नीतीश कुमार जो अपने को विकास पुरुष कहते हैं और इन दिनों काफी सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। पटना में ही उन्होंने डबल डेकर पुल वगैरह की शुरुआत की, चाह रहे कि चुनाव के पहले मेट्रो की शुरुआत हो जाए। तो एक मैसेजिंग भी नीतीश कुमार देना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि तमाम नेताओं को इस पर सोचना पड़ेगा कि कौन सीट हमारे लिए 243 सीट चुनौती है, और इन 243 सीटों में हमको मेहनत करना है। सबको एकजुट मेहनत करना पड़ेगा, तभी सफलता मिले। अगर कोई इसमें
आगे पीछे करेंगे तो नुकसान होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलेआम कह दिया कि भाई अगर मेरा नाव डूबेगा तो एनडीए का नाव डूबेगा, क्योंकि इस नाव पर तो हम भी सवार है ना। तो इसलिए सबकी जब ताकत मिलेगी, और सबकी ताकत, चूंकि देखिए महागठबंधन भी वोटों के लिहाज से कमजोर नहीं है बिहार में। महागठबंधन के पास भी युवा चेहरा है तेजस्वी यादव के रूप में, कांग्रेस है, वामपंथी दल है, तो वहां भी एक बड़ी ताकत है। और वोट के गणित के हिसाब से भी उनका समीकरण बहुत मजबूत है। तो ऐसे में एनडीए के सामने चुनौती है, और एनडीए के तमाम नेताओं को जब तक एकजुट नहीं होंगे और सभी 243 सीट को, हर को, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो है ही, एनडी जो बीजेपी के बिहार के नेता है, उन नेताओं को, उपेंद्र कुशवाहा को, तमाम लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हम 243 में सब सीट पर अपनी सफलता दिलाए, अपने कैंडिडेट को मजबूती दिलाए, अपने समर्थकों से उनको ताकत दिलाए। पर ये बताइए काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया, उनके समर्थकों में नाराजगी है, मायूसी है, पर ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीट पर मान जाएंगे? छोटा सा जवाब दीजिएगा डॉक्टर संजय, समय की सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा कितने पे मान जाएंगे, मांझी कितने पे मान जाएंगे, बीजेपी जेडीयू कितने पे लड़ेगी? मुझे लगता है कि कम से कम 100 पर ये लोग लड़ेंगे। और जो आपका जो आकलन है वही कि 20-22 सीटों पर चिराग पासवान मनाया जाएगा इनको, 10 सीटें मांझी जी को दी जाएगी, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जी के हिस्से में। यही 10-10 पर इन दोनों को समझाया जाएगा। जो 20 सीट, 22 सीट, 23 सीट जो कह लीजिए, उस पर चिराग पासवान को समझाया जाएगा। और बराबर की सीटों पर ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों लड़ेंगे। तो चलिए, मतलब मुकेश सहनी एन वक्त पर एंट्री मार सकते हैं पीयूष पंजी? छोटा जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल इस घात लगाए बैठे हुए, अगर कहा जाए एक तरीके से, तो वो बहुत संतुष्ट नहीं है महागठबंधन में। और वो ये जानते भी हैं कि जो एनडीए के साथ ज़्यादा सफलता मिल सकती है तो वो लगे, लेकिन एनडीए उनको कितना स्पेस देगा अभी ये कहना जो है संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बार अच्छा अनुभव रहा नहीं है एनडीए का उनको लेके, तो इसलिए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है 4-5 सीट से ज़्यादा उनको संभावना इसी में निकालनी पड़ेगी, और वो भी मुझे लगता है बीजेपी अपने कोटे की सीट में से ही उनको देगी कहीं ना कहीं। चलिए, बहरहाल जो फॉर्मूला हमें पता था वो तो हमने आपके साथ शेयर किया, पर सवाल यही है कि चिराग क्या 20 या 25 पे मान जाएंगे, या चिराग अपनी बात मनवा कर रहेंगे? लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने अपनी बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मनवा लिया था, पशुपति पारस कहीं के नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस बार चुनाव, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में चिराग बिहार से लड़ना भी चाह रहे हैं, तो कितनी सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या वो एनडीए का अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे? क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खड़े उतरेंगे, या प्रदेश स्तर के नेता जो सशंकित रूप से देख रहे हैं उन्हें, उनकी बातें सही होंगी? जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। विनय कुमार जी, पीयूष पंजी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।